शहर के बाहर हाईवे पर पुलिस की जीप बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी और शहर के बाहर एक बड़े से प्लांट के बाहर पुलिस की जीप जाकर रुकी। पुलिस इंस्पेक्टर चंदन हवलदार चिंटू के साथ अंदर गया और उसने देखा कि आसपास कुछ लोग वहां खड़े थे। हवलदार चिंटू ने भीड़ को साइड किया और देखने लगा वो लाश बड़ी ही अजीब कंडीशन में थी। लाश का चेहरा चाकू से पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था और उसके सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। पुलिस वालों ने जब उसे देखा तो उन्हें भी खेद लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये लाश कई दिनों से इसी हालत में पड़ी हुई है, क्योंकि उसकी जख्म में चींटियां रेंगने लगी थी। इंस्पेक्टर चंदन ने चारों तरफ देखते हुए चिंटू से कहा, उस प्रोफेसर रितेश की फोटो लाओ जिसकी बीवी आज सुबह मिसिंग की कंप्लेंट लिखा कर गई है। और हवलदार चिंटू ने प्रोफेसर का फोटो इंस्पेक्टर को दी तो वो दोनों एक ही थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि इसकी बीवी पूर्णिमा को पुलिस स्टेशन बुलवाओ। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इंस्पेक्टर चंदन पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था जब पूर्णिमा पुलिस स्टेशन आई और उसने अपने पति की लाश देखी तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने जब उससे पूछा कि क्या उसके पति की किसी से कोई आपसी दुश्मनी थी या कोई नाराजगी जिसकी वजह से उसका कत्ल हो सकता है, तो उसकी बीवी ने बताया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से रितेश बहुत परेशान थे और एक दिन अचानक आधी रात में पूर्णिमा ने देखा कि रितेश सोए हुए नहीं है। उनकी आवाज बालकनी से आ रही थी और जब पूर्णिमा बालकनी में गई तो उसने सुना कि वो किसी से कह रहे थे कि मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। पुलिस ने पूर्णिमा को उस वक्त जाने के लिए कहा। इंस्पेक्टर चंदन कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने डिटेक्टिव बादशाह को इस केस का आगे के तहकीकात के लिए बुलाता है और डिटेक्टिव बादशाह इस केस का आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। बादशाह रितेश जिस कॉलेज में प्रोफेसर था वहां के लिए निकल गया। कॉलेज जाकर और वहां के बाकी प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल से बातचीत करके पता चला कि रितेश बहुत ही शांत और मिलनसार था, तो कोई उसे ब्लैकमेल कर सकता है इस बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन अगर बात है कि उसकी जान कैसे गई तो उसकी जान तो रितेश की बीवी पूर्णिमा भी ले सकती है। यह सुनकर बादशाह हैरान, भला एक पत्नी अपने पति को जान से क्यों मारेगी? और रितेश के एक कोलीग ने बताया कि रितेश और पूर्णिमा की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। रितेश मजबूरी में उसे तलाक देना चाहता था क्योंकि पूर्णिमा के पिताजी बहुत बढ़े और पहुंचे हुए शख्सियत थे, तो इसी वजह से उसका रिश्ता चल रहा था। लेकिन आए दिन दोनों के बीच मारपीट भी हो जाया करती थी और रितेश बहुत परेशान था। बादशाह को यह क्लू मिला और बादशाह ने फिर पूर्णिमा को पूछताछ के लिए बुलाया और जब उससे पूछताछ की तो इस बारे में तो पूर्णिमा बोली कि झगड़ा हर पति पत्नी में होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने अपने ही पति का कत्ल कर दिया है, और अगर मैंने उसका कत्ल किया होता तो मैं खुद क्यों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाती। लेकिन बादशाह पूर्णिमा के इस दलील से संतुष्ट नहीं थी और पूर्णिमा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गई। पूर्णिमा को हिदायत दी गई थी कि वो शहर के बाहर नहीं जा सकती। पूर्णिमा को पुलिस स्टेशन से जाने के बाद बादशाह ने हवलदार चिंटू से कहा कि रितेश और पूर्णिमा के सारे कॉल डिटेल्स निकलवाई जाएं। जल्दी रितेश और उसकी बीवी पूर्णिमा के कॉल डिटेल्स निकलवाए गए। पूर्णिमा की कॉल डिटेल्स में तो ऐसा कुछ खास नहीं पता चला, सिवाय झगड़ा झंझट के मैसेजेस और आपस में झगड़े वाले कॉल्स के। लेकिन रितेश के कॉल डिटेल्स और मैसेज में कुछ ऐसी चीज बाहर निकलकर आई जो चौंकाने वाली। एक पर्टिकुलर नंबर पर दिन में कई बार कॉल जाते थे और उस नंबर पर कई सारे रोमांटिक मैसेजेस दिखे। जब उस नंबर के बारे में डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला कि ये नंबर रितेश के साथ काम करने वाली एक प्रोफेसर गीतिका का है। जब प्रोफेसर गीतिका से इस बारे में पूछताछ की गई तो प्रोफेसर गीतिका ने घबराते हुए कहा कि गीतिका और रितेश एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। वो दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पूर्णिमा से तलाक नहीं ले पाने के कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। जब बादशाह ने पूछा कि अगर रिश्ता इतना अच्छा ही चल रहा था तो रितेश को मारा क्यों? मैं भला क्यों मारूंगी रितेश को? हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। हाँ, पूर्णिमा को हमारे रिश्ते पर शक था और वो आए दिन रितेश के साथ साथ मुझे भी धमकी देती रहती थी। और गीतिका ने कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज भी दिखाया जो पूर्णिमा ने उसे भेजे थे। एक बार फिर घूमकर सुई पूर्णिमा पर आ गई। शक के आधार पर पूर्णिमा को गिरफ्तार किया गया।
और प्रोफेसर गीतिका और रितेश के साथ काम करने वाले प्रोफेसर्स के साथ ही रितेश के पड़ोसी ने भी इस बात पर मुहर लगाई कि रितेश और पूर्णिमा का रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं था और पूर्णिमा उसे जान से मारने की धमकी देती थी। पूर्णिमा चीख चीख कर कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन सारे गवाह उसके खिलाफ थे। गवाहों के बेसिस पर पूर्णिमा को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन बादशाह को अब भी इस केस में कुछ ना कुछ छूटता हुआ दिख रहा था और बादशाह पुलिस स्टेशन में बैठे रितेश के केस के बारे में बारीकी से सोच ही रहे थे कि हवलदार चिंटू ने आकर बताया कि जिस दिन रितेश का मर्डर हुआ था उसी दिन उस प्लॉट की लोकेशन पर रितेश के अलावा एक और नंबर एक्टिव था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो नंबर भी रितेश के नाम पर ही है और रितेश के फोन में तो सिर्फ एक ही सिम था। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चक्कर है। जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो वो नंबर शहर की एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में मिला और वो नंबर मिला एक औरत के पास और पता चला कि वो औरत रितेश और पूर्णिमा के घर की काम वाली थी। काम वाली ने बताया कि रितेश उस पर बुरी नजर रखता था और अक्सर उसे अलग अलग जगह पर मिलने बुलाता था और रितेश ने ही उसे मोबाइल फोन दिया था। बादशाह ने जब उसके घर की तलाशी ली तो उसमें बहुत सारा कैश और गहने मिले। एक लेडी कांस्टेबल ने जब सख्ती से पूछा तब उस कामवाली ने बताया कि वो रितेश को ब्लैकमेल करती थी। उसने बड़ी चालाकी से अपने साथ रितेश की 1-2 फोटो ले ली थी और रितेश को धमकी देती थी कि वह पूर्णिमा को बता देगी और रितेश से पैसे इकट्ठा करती थी। बादशाह ने जब पूछा कि आखिर उसने रितेश का कत्ल क्यों किया तो कामवाली ने बताया कि उसने रितेश का कत्ल नहीं किया है, बल्कि जिस दिन रितेश का कत्ल हुआ था उस दिन तो वो उस प्लॉट पर थी ही नहीं और रितेश से पैसे लेकर अपने घर लौट आई थी। रितेश तो उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था, तो भला वो उसका कत्ल क्यों करेगी। फिलहाल कामवाली को ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, लेकिन रितेश के कत्ल की खोज अभी भी बनी हुई थी। एक बार फिर बादशाह रितेश के कॉलेज पहुंची और इस बार प्रोफेसर के अलावा बादशाह स्टूडेंट से भी बातचीत करने लगी। हर स्टूडेंट से बारीकी से जानने की कोशिश करती और इस पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि जिस दिन रितेश का मर्डर हुआ था उसी दिन सुबह सुबह रितेश और गीतिका कॉलेज की छत पर झगड़ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स सिगरेट वगैरह पीने कॉलेज की छत पर चले जाते थे और जब वो छत पर गए तो उन्होंने देखा कि रितेश और गीतिका एक दूसरे से बुरी तरीके से झगड़ रहे हैं और स्टूडेंट्स ये देखकर शांत पड़ गए। पुलिस के शक की सुई गीतिका की तरफ बढ़ी कि जब गीतिका और रितेश एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ खुश थे, तो फिर झगड़े की वजह क्या थी। और बादशाह ने गीतिका से बात करने का फैसला किया और जब बादशाह वहां पहुंचे तो पता चला कि गीतिका तो पिछले 2 दिन से कॉलेज ही नहीं आ रहे हैं। कॉलेज से गीतिका के घर का पता लेकर बादशाह जब उसके घर पहुंची तो वहां भी ताला लगा हुआ था। बादशाह ने हवलदार से कहा कि गीतिका की खोज में चारों तरफ पुलिस लगा दो, हर दोस्त और हर जान पहचान वाले से ये मालूम करो। बादशाह गीतिका के घर का ताला तोड़कर उसके घर की तलाशी लेने लगे। घर की तलाशी ली गई तो उसके किचन में बहुत ही संभल कर एक बड़ा सा चाकू रखा था। उस चाकू की नोक पर अभी भी सूखे हुए खून के 2 धब्बे थे। जब चाकू को फॉरेंसिक भेजा गया तो 2 लोगों की उंगलियों के निशान थे, एक तो रितेश और दूसरे गीतिका का। गीतिका का भागना, उसके घर से चाकू मिलना, उस पर उंगलियों के निशान, खून के धब्बे, बादशाह के लिए इतने सबूत काफी थे। तभी बादशाह को खबर मिली कि गीतिका शहर के बाहर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुपी हुई है। बादशाह उसी वक्त उसके रिश्तेदार के घर गई और गीतिका को वहां से पकड़कर ले आई। जबकि गीतिका से सख्ती बरती गई तब उसने अपना मुंह खोला और उसने बताया कि वो और रितेश एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन रितेश उसे धोखा दे रहा था। रितेश उससे छुप छुप कर किसी औरत से जाकर मिलता था, किसी प्लॉट में जाकर, और जब मैंने रितेश से पूछा तो उसने मुझे झूठ कहा कि उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा था और वो मेरे साथ झगड़ा करने लगा कि मैं उस पर विश्वास नहीं करती वगैरह वगैरह। उस दिन तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके बाद मैं रितेश पर नजर रखने लगी और आए दिन मुझे रितेश उस औरत के साथ अलग अलग जगह पर मिलता। और उस दिन भी जब मैंने रितेश को मिलने को बुलाया तो उसने कहा कि वो बिजी है और मुझे शक हुआ कि मुझे झूठ बोला जा रहा है। मैं सोच लिया था कि अगर आज वह मुझे उस औरत के साथ देखा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और मैं अपने पार्स में चाकू छुपा लिया था और रितेश का पीछा करने लगी।
उसका पीछा करते हुए उस प्लांट तक पहुंची जहां रितेश उस औरत के साथ मिल रहा था। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उस औरत को जाने के बाद मैं रितेश को जान से मार दिया और कोई उसे पहचान ना सके, इसलिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सच सामने आ चुका था। गीतिका को अरेस्ट कर लिया गया था, पूर्णिमा को बहिज्जत बरी कर दिया गया और कामवाली को ब्लैकमेलिंग की इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। गीतिका पर मुकदमा चला और उसे उम्र कैद की सजा हुई। इस केस तो सॉल्व हो गया, क्या अगली केस सॉल्व हो पाएगा? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और देखते रहिए डैशिंग डिटेक्टिव।